हाँ, अब बताइए बजट जो हम लोग पढ़ते हैं, अंतरिम बजट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बजट तो। ठीक है, तो जो ये तुम्हारा इंतरिम बजट था, इसका एक और था, ये भी है। तो देखिए बजट जो होता है उसके उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। जैसे बजट क्या होता है, आप बता सकते हैं आप में से कोई कि बजट क्या है, व्हाट इज बजट? बजट क्या समझते हो, बजट क्या है, बताइए। सर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का सर सर, हाँ, मतलब बजट सरकार के मतलब, पूरे वर्ष सर के सर पूरे हाँ पूरे वर्ष के आय और व्यय की जो सूची होती है, लेखा जोखा, उसको बजट कहता है। और कोई बोल रहा था? हाँ यह सही बोल सर रहे। सरकार सरकार के आय व्यय पूरे साल का आय व्यय का खर्चा गुड, को बजट। बढ़िया, दोनों लोगों ने सही बोला, सभी ने सही बोला। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, तो ये वित्त का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंस में सब कुछ आता है कि हमने कहाँ खर्चा किया और कहाँ। फाइनेंस का दो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, खर्चा और आमदनी, यही दो होता है ना मेन। हम लोग घर में क्या बजट बनाते हैं, कहाँ से आमदनी हुई, कहाँ खर्चा हुआ। आमदनी भी दो प्रकार की होती है, एक हमारी रेगुलर आमदनी और एक हमारी कभी कभार मिल गई, कहीं से जमीन बेच दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक बार में मिलने वाली आमदनी जो भी होती है, या उधार ले लिया, लोन ले लिया। खर्चा भी हमारा एक होता है रेगुलर खर्चा, एक होता है कभी कभार करना पड़ा लंबा खर्चा। ठीक है, तो जो तुम्हारा रेगुलर आमदनी होती है उसको क्या कहते हैं, बताइए? रेवेन्यू। रिवेन्यू, रेवेन्यू। रिवेन्यू रिसिप्ट। और जो आमदनी जो एक बार में होती है और लोन वगैरह से होती है, इसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो बजट के दो पार्ट होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल। चाहे आमदनी के सेक्टर में ले लो, चाहे खर्चे के सेक्टर में ले लो। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी दिमाग में बनाना है। अब सरकारें क्या चाहेंगी, हमारा रोजमर्रा का खर्चा क्या हो, कम हो, लेकिन रेगुलर इनकम जो है वो ज्यादा हो। क्योंकि जो रोजमर्रा के हम खर्चा करते हैं वो कैसा खर्चा होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब उपभोग व्यय, उसका यूज कर दिया हमने ऐसे, लेकिन उससे कुछ एसेट बना नहीं। और उसकी जगह पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे हमने पैसा लगाने पर जमीन खरीद ली, पुल बना दिया, या बड़ा बड़ा कुछ ऐसा बना दिया जिससे भविष्य में आय और बढ़ेगी। तो सरकारें क्या चाहेंगी कि हमारा जो खर्चा हो वो कैपिटल वाले में ज्यादा हो, पूंजीगत खर्चा ज्यादा हो, और जो हमारा रिवेन्यू वाला खर्चा है, राजस्व खर्चे, वो क्या हो, कम हो। और उल्टा चाहेंगी उसमें, आमदनी वाले सेक्टर में क्या चाहेंगी कि रेवेन्यू वाली आमदनी ज्यादा हो और उधार वगैरह लेना या अपना जमीन वगैरह बेच कर पैसा लेना, कैपिटल जो हमारी रिसिप्ट है वो कम हो। यही होगा ना, यही माइंडसेट होता है। तो जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रिवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर घटाने के लिए वो क्या करते हैं, सब्सिडीज घटाते हैं। ठीक है, या आपकी जो सरकारी स्कीम्स हैं उसमें पैसा घटाते हैं, या आपकी जॉब्स प्राइवेट कर देते हैं, सरकारी लो कर देते हैं, या पेंशन खत्म कर देते हैं। अब ये इनका जो लक्ष्य है इसके हिसाब से, तो विकसित भारत कब तक बनाना है इनको, 2047 तक। तो ठीक मेरा है, एक क्वेश्चन है हाँ सर, जैसे कई बार ये लोग जब बजट निकालते हैं साल का, तो कई नहीं नहीं कर पाते, नहीं हुआ रहता है। क्या तो करते सर हैं? उसका पैसा, जैसे सर ये लोग जो बजट निकालते हैं उसमें कुछ स्कीम्स ऐसी रहती है सर, ये लोग काम ही नहीं शुरू कर पाते, मतलब शुरू ही नहीं हो पाता वो। तो सर मतलब उस पे पैसा हाँ, एलोकेट कर देते हैं, या फिर वो पैसा वापस आता है दोबारा, कि क्या होता है? वो पैसा वापस लैप्स हो जाता है, साल भर बाद जो है वो पैसा लैप्स हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसी को मार्च रस कहते हैं। जब आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाओगे, मार्च के महीने में खूब पैसा खर्चा करना चाहते हैं, नहीं तो वो पैसा वापस चला जाएगा, जो भी स्कीम का पैसा आता है। तो बहुत अंधाधुंध भीड़ होती है, अंधाधुंध करप्शन होता है। ठीक है, अभी जो है हमारे ही ऑफिस में मार्च के महीने में 55 लाख की खरीद हुई। ठीक है, 55 लाख की।
तो उस 55 लाख का आपका 20-25% कमीशन मिलता है, ठीक है, जो उसके पोस्ट पर रहता है। विकसित भारत भाई बाय 2047 विजन क्या है? प्रॉस्पेरस भारत बनाएंगे विद इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। डेवलपमेंट मंत्र क्या है? सबका साथ सबका विश्वास, फिर सबका साथ सबका सॉरी पहले सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये ट्रिनिटी है। इसमें जो डेमोक्रेसी है और डाइवर्सिटी है, इन सबको जो है इज्जत करेंगे कि डेमोग्राफी जो हमारे युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले, ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी हो, लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों से पूछ वगैरह करके डिसीजन लिया जाए, या डेमोक्रेसी लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए, और डाइवर्सिटी को हम बढ़ावा दें, और उससे सबका प्रयास होगा तो देश मजबूत होगा। बताइए क्या सब हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर। डेमोग्राफी नहीं सर, मजबूत हो रही है, जॉब क्रिएट हो रही है, डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है? बताइए। आप लोगों को पता है कि जनता जब भी चुनाव होता है, चुनाव के नेक्स्ट डे जो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन होता है वो बता देता है कि पोल परसेंटेज कितना पड़ा, पोल में कितने लोगों ने वोट दिया। इस बार 11 दिन तक नहीं बताया, और पहले स्टार्टिंग में बताया 60% वोटिंग पड़ी, और बाद में उसको 66% कर दिया। मतलब फाइनल जो अभी पोल कल डाटा दिया है वो भी प्रेशर करने के बाद यू कैन सी कि डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा लैक कर रही है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड ये चीजें मतलब बहुत सी चीजें हैं। पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अब ये जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? पीपल सेंट्रिक होगा, लोगों को ध्यान में रख के होगा। इसमें जो है हर प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिजिकल, डिजिटल, सोशल। फिर जो है इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। और जो जीएसटी है, आज एक न्यूज आई है कि जीएसटी पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी में कमाई हुई सरकार की, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छी चीज है, सरकार को खूब पैसा मिल रहा है, बट वो पैसा जो है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हो रहा है कि नहीं, ये तो जनता को खुद देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सेक्टर ब्रॉट सेविंग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है मजबूत होने से क्या हुआ है कि सेविंग्स जो है वो बढ़ी है, क्रेडिट लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस बढ़ा है। गिफ्ट जो सिटी बनाई है इन्होंने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सेक्टर बनाया है, वहां पर दुनिया भर के लोग जो है पूंजी लेकर आ रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज करने के लिए आ रहे हैं, तो ये एक इंडिया के लिए बेहतर है। इन्फ्लेशन को, महंगाई को मैनेज करने के लिए सरकार पहले ही कदम उठाएगी, ठीक है। तो महंगाई कम हो रही है, बताइए। बढ़ रही है सर। बढ़ रही है, ओके। All parts of country become active participants in economic growth। जितने भी पार्ट ऑफ कंट्री है वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ है। अब इसके अलावा इन्होंने फोकस किस पर किया है? एक किया है गरीब कल्याण, गरीबों के कल्याण के लिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है? सबसे पहले देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 2.7 लाख करोड़ का, ठीक है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हुआ है, जो गरीबों को सीधा पैसा दिया गया, उससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। फिर 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाया गया है। और क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? फेरी वाले। उनको पीएम स्वनिधि सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत उनको मदद दी गई है। अगर देखा जाए 2005-6 में 55.3% गरीब लोग थे, मल्टी डायमेंशनली पुअर, जो कि 2022-23 में 11.3% हो गए। यहाँ पर 2005-6 से अगर तुम 2013-14 में देखोगे तो 29.2% हुए, और 2013-14 से आप 2022-23 पर जाओगे तो 11.2% हुए, 3% सॉरी, मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू हिम घटी है, ठीक।
अभी आपको एक इंस्टेंस बताते हैं कि हमारे यहाँ एक काम करती है वो झाड़ू पोछा, वो अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाई। कल उसने बताया कि हमको जो किताब खरीदना, वो सरकारी स्कूल बहुत दूर है, वहां भेज नहीं पा रही है, प्राइवेट में उसके 2 बच्चों की किताब की फीस थी 5500 रुपए। उसने 5500 रुपए, जिसकी कुल की महीने की इनकम 7000 भी नहीं होगी, वो 5500 रुपया किताब खरीद रही है। तो क्या होगा, कैसे उसका गुजारा होगा और क्या होगा। एम्पावरिंग द यूथ 1.4, अब देखो, इंक्रीज इन पीएम श्री बजट एलोकेशन 1.4 करोड़ यूथ ट्रेन अंडर स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को वो दिया गया है, ट्रेनिंग दी गई है। और फॉस्टरिंग इंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस ऑफ यूथ 43 करोड़ लोन। पीएम मुद्रा योजना के तहत उनको 43 करोड़ जो है लोन दिया गया, 43 करोड़ युवाओं को लोन दिया गया। अब देखिए कुछ आंकड़े हैं। पहले 16 आईआईटी थी 2014 में, इनके समय में बढ़कर 23 हो गई। जबकि बजट में आंकड़े क्या होते हैं, 1 वर्ष के आते हैं कि 10 वर्ष के आते हैं? 1 वर्ष के आते हैं। 2014 में 7 थी और 2022 में एम्स 22 हो गया। 2014 में 723 थी यूनिवर्सिटीज, 2023 में 1113 हो गई। और यहाँ पर जो बजट एलोकेशन है पीएम श्री योजना में, वो 4000 से बढ़कर 6050 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा आईआईटी आईआईएम वाले आंकड़े हैं, बजट के आंकड़े हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इन आंकड़ों पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीधा पूछ लेगा वो। गरीबी वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीधा पूछ सकता है। अन्नदाता स्कीम में देखोगे तो तुम्हारा जो है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स को नहीं दिया था पीएम किसान सम्मान निधि, तो 11.8 करोड़ फार्मर्स को पैसा दिया गया। क्रॉप इंश्योरेंस दी गई, फसल बीमा दिया गया 4 करोड़ फार्मर्स को। कौन सी योजना के तहत? पीएम फसल बीमा योजना। अब देखो ध्यान से, अगर तुम अपने मेंस में ये आंकड़े सीधा बजट के 1-2 आंकड़े आप आंसर में लिखोगे तो आपको सीधा नंबर मिलता है। ठीक है, 1361 मंडी, जो मंडी होती थी उनको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वाली स्कीम से जोड़ा गया कि वो ऑनलाइन अपने सामान की बिक्री कर सके। और वीट और तुम्हारा जो है राइस, इसका जो है सरकार ने ज्यादा खरीदा है, वीट और राइस को पिछले सालों की तुलना में। औरतों के लिए क्या किया जाएगा, किया गया, तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स दिया गया टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है जो आपको एकदम रटा होना चाहिए कि जो औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, औरतें अब ज्यादा काम में आ रही है। 2017-18 में 23.3% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, जो 2022-23 में बढ़कर 37% हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और जो फीमेल इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, वो 28% बढ़ा है 10 सालों में। हायर एजुकेशन में औरतें ज्यादा पढ़ रही हैं। तो 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज, वही साइंस टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज होते हैं। 1 करोड़ औरतों को 43 लाख, 1 करोड़ औरतों को जो है वो क्या नाम है, वो दिया गया, क्या नाम है, सहायता दी गई। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें 43 लाख, ऐसे 83 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनको, उनमें औरतों को लखपति बनाया गया। तो ये भी आप लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, इसमें ये डाटा डाल सकते हो। ठीक है, ये सर एक लखपति है, एक सर ड्रोन दीदी भी होगा ना? ड्रोन दीदी तो अलग है ना, वो लखपति दीदी ड्रोन के, सर वो ड्रोन चलाना किसानों सिखाएगी। के लिए है, हाँ किसानों के लिए। सर वो भी तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हाँ, वो भी महिलाएं उनको सेल्फ ट्रेन हेल्प ग्रुप करती। का, हाँ बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप संबंध, सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो भी है, ये भी है। अब स्ट्रेटजी क्या है अमृत काल के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए बताओ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए खुद ही सोचो दिमाग से, सीधा आंसर आ जाएगा। क्या होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? सर उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। प्रदूषण कम होना चाहिए। प्रदूषण कम करने के लिए जो उपाय करेंगे। तो अब हमारे सीधा क्वेश्चन आएगा पीसीएस प्री में या आरओ वगैरह में कि सरकार कब तक, कितने साल तक नेट जीरो लाना चाहती है? तो 2070 तक। नेट जीरो का मतलब कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही अवशोषित भी कर लें, एक्स्ट्रा ना करें, है ना।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, विंड एनर्जी को बढ़ावा देंगे। विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के साथ साथ जो कोयला है उसका गैसिफिकेशन करेंगे, लिक्विफिकेशन करेंगे, और जो है सीएनजी और पीएनजी में जो ब्लेंडिंग होती है बायोगैस वगैरह की, ये सब हम लोग बढ़ाएंगे। और बायोमास पैसा देंगे कि किस तरह से जो लोग बायोमास है उसको इकट्ठा करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये तुम्हारा सोलर एनर्जी ऊर्जा जो वाली जो नहीं हो रहा है, रूफटॉप, सबके छत पर जो है सूरज वाला रूफटॉप सोलर वो लगवाएंगे। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये दिया जाएगा कि कम से कम 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ वो जनरेट कर सके। 300 यूनिट तक उनका बिल ही नहीं आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसेस को बढ़ावा देंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए। देखिए ये चीजें अगर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस बढ़ती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ जाए तो बहुत बड़ी जाम की समस्या भी समाप्त हो जाए, कॉस्ट कटिंग भी खत्म हो जाए और प्रदूषण भी कम हो। ई व्हीकल इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे कैसे, उसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और चार्जिंग वाली फैसिलिटी को बढ़ावा देंगे। नई स्कीम जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग की और बायो फाउंड्री की वो लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा हाइड्रोजन वगैरह का जो है ज्यादा बने, हाइड्रोजन वाले फ्यूल बनना शुरू हो। और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो आप देखोगे पहले हमारी कोयले आधारित जो हमारी ऊर्जा थी वो 32.2%, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी पहले कम थी। मतलब जो सौर या हरित ऊर्जा वाली हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की विधियां थी वो कम थी। अब हमारा वो बढ़कर 43.9% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल से बन रही है। तो ये बढ़िया चीज है। अगर देखा जाए कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है, ठीक है। फिर जो है 10 करोड़ से भी अधिक एलपीजी कनेक्शन दिया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, और 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब किया गया, जिससे कि लाइट की बड़ी बचत हुई है, ठीक है। और ये उजाला स्कीम थी उसके तहत हुआ था। और 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई एसएनएलपी स्कीम के तहत। तो ये कुछ काम हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये स्ट्रेटजी पहली तो है स्ट्रेटजी में अमृत काल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर बना रहे हैं पीएम गति शक्ति के तहत, जिससे कि आपका लॉजिस्टिक एफिशिएंसी की जो सामान की ढुलाई है वो आसानी से हो पाए और सस्ते में हो पाए। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि जो ट्रीटीज हैं, विदेशों से ट्रीटी कर रहे हैं कि वो आके हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। उसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं और नए नए एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम के तहत ला रहे हैं। और मेट्रो रेल और नमो भारत जो तुम्हारी स्कीम है उसके तहत नए नए ट्रेन वगैरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अब तुम देखोगे तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो बढ़ा है, ठीक, वो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी का देखो तो 4% के करीब पहुंच रहा है। और अगर जो एफडीआई का इन्फ्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले 298 लाख करोड़ था, बिलियन डॉलर था, वो 596 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एफडीआई का इन्फ्लो हुआ है। एफडीआई का इन्फ्लो ज्यादातर किन देशों से हुआ है, सिंगापुर, मॉरिशस टाइप के देशों से। अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो पहले एयरपोर्ट्स कितने थे, 74, वो 2022 में कितने हो गए, 149। एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो था मिलियन टन में 16 मिलियन टन का होता था, जो 25 मिलियन टन का हो गया। इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वो इतना था 22,224, वो 50,394 किलोमीटर हो गया। नेशनल हाईवेज का किलोमीटर देखोगे तो 97,991 था, जो कि 1,44,634 किलोमीटर तक का हमारा नेशनल हाईवे की कवरेज होगी। तो कुछ तरह से इसमें आप एयरपोर्ट की संख्या याद रखिएगा, जो कि शायद पूछ सके। फिर आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे करेंगे, एक आकांक्षी जिला प्रोग्राम आता है जिनमें ऐसे जिले जो पीछे हो गए हैं विकास के क्रम में उनको मदद देने की बात की जाती है। तो इसके तहत जो है उन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इन्होंने कुछ ग्रोथ हासिल करी है। कि पहले जो था 68% वुमेन रजिस्टर्ड होती थी एंटीनेटल केयर के लिए। एंटीनेटल मतलब वो पहला जो तिमाही वगैरह होता है शिशु पैदा होने से पहले,
और उसमें अब ये इनरोलमेंट बढ़कर 89% हो गया है। फिर नंबर ऑफ इनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहले 1 लाख में 1737 लोग ही इनरोल करते थे जीवन ज्योति बीमा योजना में, अब उसको बढ़ाकर 13,195 लोग जो है पर लाख पॉपुलेशन पर इस बीमा योजना का फायदा ले रहे हैं। हेल्थ में आता है तो हेल्थ में आप देखोगे कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन बढ़ाया गया है, इनकरेज किया जा रहा है। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के तहत बच्चों को न्यूट्रिशियंस खाना दिया जा रहा है, उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दी जा रही है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। यूविन प्लेटफॉर्म पर इम्यूनाइजेशन, जब मिशन इंद्रधनुष है जिसमें सुई लगती है, अलग अलग तरीके के इंजेक्शन लगते हैं इम्यूनाइज बच्चों को, उसको बढ़ाया जा रहा है। और हेल्थ कवर जो है आयुष्मान भारत स्कीम जिसमें 5 लाख तक का आपको बीमा मिलता है, उसको जो है बढ़ाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में घर बनाने की बात हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसने 3 करोड़ हाउसेस का वो टारगेट अचीव करने के पास है, और 2 करोड़ का टारगेट और बढ़ा दिया गया है 5 साल में, मतलब कुल 5 करोड़ घर ये लोग बनवाएंगे। और जो हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम है टू बी लॉन्च टू प्रमोट मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास लोग जब घर बनाते हैं तो उनको सब्सिडी मिलती है, कुछ पैसा मिलता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहले आपका 79,590 करोड़ का बजट में दिया गया था वो बढ़कर 80,000 करोड़ इस बार दिया गया है। टूरिज्म के लिए स्टेट्स को जो है इनकरेज किया गया कि वो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स बनाए, ऐसे टूरिस्ट सेंटर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ बिजनेस के लोग आ सके और वहाँ लोकल एंटरप्रेन्योर्स आ सके और वहां पर वो लोग मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स को जो है लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा है जिससे कि वो टूरिज्म के जो प्लेसेस है उनका डेवलपमेंट कर सके। G20 की मीटिंग इन्होंने जानबूझकर 60 जगहों पर की गई की, जिससे ये दिखाया जाए कि इंडिया के अलग अलग जगहों को विश्व से परिचय कराया जाए। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और अमेनिटीज को बढ़ाने के लिए, जैसे हमारा लक्षद्वीप को लेकर अभी इधर बीच थोड़ा बवाल छिड़ा था कि लक्षद्वीप को एक मालदीव से टक्कर दिलवाया जाए, तो ये सब कुछ चीजें की जा रही है जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों ही हो, किस लिए, जो फसल बनती है उसके बाद उसका रख रखाव वगैरह नुकसान कम से कम हो। उसके अलावा जो नैनो डीएपी है तुम्हारा जो खाद वगैरह होता है उसका ऐसा इस्तेमाल हो कि बहुत ज्यादा उल्टा जो है तुम्हारा बहुत ज्यादा खाद जैसे होता है तो जमीन खराब हो जाती है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, इसमें क्या करेंगे कि हम अपने ऑयल सीड्स को डेवलपमेंट में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें, जितने भी हमारी तिलहन फसलें हैं उनको हम उनका जो है डेवलपमेंट बढ़ा सकें। फिर डेयरी डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाया है कि कैसे हम डेयरी को डेवलप करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये क्या है कि जो मछली उत्पादन है उसका जो है कैसे हम उसके मछली का उत्पादन बढ़ाएं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पैसे का ज्यादा बढ़ाया इस योजना में। देखिए ये सब योजनाएं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सर आप जो ये नैनो डीएपी है लिक्विड वाला, सर इसको यूज करने के बाद सर प्रोडक्शन मतलब कम हुई है। कम हुई है, यस ऐसा सर। आया है क्या करंट में? सर निकला है पर वही सर हाईलाइटेड नहीं करते हैं लोग। हाँ, हाईलाइट तो कुछ भी नहीं होता आजकल, नो निगेटिविटी, एवरीथिंग इज गुड। तो यहाँ पर जो इंक्रीज एलोकेशन फॉर ब्लू रिवोल्यूशन 2025 करोड़ रुपया पहले था, इसको बढ़ाया गया 2352 करोड़ कर दिया गया। और इंक्रीज एलोकेशन फॉर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, इसके लिए 639 करोड़ से बढ़ाकर 880 करोड़ कर दिया। फॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो फूड जो होते हैं उनका जो प्रोसेसिंग होता है कि उनको अलग अलग तरीके से पैकेजिंग वगैरह किया जाता है, उस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मलाइजेशन। रेजिलिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये सब दिखाया कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो घटा है। पहले हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2% के करीब था, जो कि हमारा 1.5% से नीचे आया है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। बताओ भाई, भाई बताइए आप लोग।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटी है बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? GNPAs एज परसेंट ऑफ ग्रॉस नेशनल, तुम्हारा जो है ये है GNPA, NPA जो है ग्रॉस नेशनल, अच्छा वो तुम्हारा नहीं होता नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये घटा है 11.2% तक बढ़ा था, वो 3.2% आ गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है, ये तो एकदम सही डाटा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन लोग बहुत कर रहे हैं। GST भी बढ़ा है, ये भी बिल्कुल सही है। और इन्फ्लेशन घटी है, ये बोल रहे हैं, क्या लगता है? इन्फ्लेशन घटी है, थोड़ा सा ये मुश्किल डाटा है समझना। फिर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा है, 3 गुना बढ़ा है लास्ट 10 ईयर्स में। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स जो है वो 2.4 गुना बढ़े हैं, पहले कम लोग रिटर्न करते थे। रिफंड फास्ट हुआ है, ठीक है। अभी लोगों को 93 डेज में पहले रिफंड मिलता था पैसा, अब 10 दिन में मिलना शुरू हुआ है। और एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन जो है वो 1.66 लाख करोड़ पहुंच गया, और इस समय आज ही की न्यूज है 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। टैक्स buoyancy of state revenue from 0.72 to 1.22 in the post GST period, मतलब टैक्स जो है हमारे स्टेट रेवेन्यू में टैक्स का हिस्सा बढ़ा है। और हमारा जो कंज्यूमर्स थे उनको क्या हुआ है कि जो लॉजिस्टिक, जो हमारा ढुलाई का कीमत है उसको घटने से बहुत से सामानों का दाम घटा है, ठीक है। Positive sentiment about GST, 94% industry leaders view transition to GST as a largely positive. 80% of respondent feel GST has led to supply chain optimism. Actually थोड़ा सा ये जो बजट है ये थोड़ा सा चुनाव जैसा लग रहा है कि इसमें ये जो है कि अलग तरह का बजट है, मतलब बजट पहले थोड़ा आता था तो इस तरह से चुनावी साल का बजट है ना ये। Decline in import release time since 2009 by 47% of inland container depots, मतलब हमारा जो इंपोर्ट करने रिलीज जो टाइम था वो घट गया 57%, जो मतलब होता है ना पहले से जो आयात आता था वो हमारे जगहों तक पहुंच जाए उसका समय घटा है। टैक्स प्रपोजल में देखोगे इन्होंने कोई बहुत ज्यादा टैक्स में छूट तो करी नहीं, ठीक है। इस बार तुम्हारा जो तुम्हारा विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू 25,000 पर्टेनिंग अप टू, ये तुम्हारा कुछ एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे थे, वो हम लोग पढ़ ही चुके थे ऑलरेडी। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो है 22%। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ जाता है। तो सबसे ज्यादा पैसा हम लोग लेते हैं बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, जो हमारा उधारी है वो सबसे ज्यादा आता है। फिर नॉन टैक्स रिसीव, उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर कौन सा है? इनकम टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर GST और फिर कारपोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट और GST इनडायरेक्ट टैक्स है। कारपोरेशन टैक्स कैसा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, गुड, डायरेक्ट बहुत बढ़िया। और ये तुम्हारा टैक्सेस का ये जो तुम्हारा ग्रो है इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, और ये आपके आंसर्स में भी आपको फैक्ट के रूप में काम देगा। उसी तरह रुपी कहाँ जाता है, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? इंटरेस्ट में, 20%। उसके बाद वो भी दोनों बराबरी है, राज्यों को जो शेयर दिया जाता है वो है। उसके बाद आपका खर्चा होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर, डिफेंस, दोनों बराबर है। फिर नहीं उसको, फिर तुम्हारा सब्सिडीज, ये भी तुम्हारा उसके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और फाइनेंस कमीशन और डिफेंस, ये तीनों बराबर है। फिर सब्सिडीज, फिर पेंशन और फिर अदर एक्सपेंडिचर, तो जो है सो है। तो ये तुम्हारा जहाँ कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है सरकार का, कहाँ से आ रहा है, उसका तुम्हारा ब्यौरा है, ठीक है। फिर और क्या है इसमें? ये मेरे सबसे ज्यादा खर्चा किस मिनिस्ट्री पे हुआ है, ये प्रश्न आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, सबसे ज्यादा वाला कम से कम याद रखना, ठीक है। शुरू के 3 भी याद कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर रोड, फिर रेलवेज, ठीक है। और क्योंकि सर हम लोग सबसे बड़े इम्पोर्टर भी बन गए हैं ना किस चीज? इसका, सिप्री डिफेंस की रिपोर्ट के डिफेंस 2-3 साल से हैं हम लोग, 2-3 साल से सबसे बड़े इम्पोर्टर है, शस्त्र खरीद रहे हैं हम लोग ज्यादा। फिर ठीक है, एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा मनरेगा में एलोकेशन हुआ है। तो जॉब मिलेगी नहीं तो लड़ाई वड़ाई लड़ेंगे हम लोग। जॉब
नहीं, युद्ध भी, सेल्फ डिफेंस इज मतलब इम्पोर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा ना, तो हाँ, क्या लेकिन करेगी? सेल्फ डिफेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और हर जगह बैलेंस इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। अब रिवेन्यू रिसिप्ट देखोगे तो ये इसमें ग्रोथ हुआ है, 1 लाख मतलब 30 लाख करोड़ रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट घटी है, अच्छी बात है, कैपिटल रिसिप्ट घटना चाहिए क्योंकि इसमें उधारी होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी बढ़ा है, और जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भी बढ़ा है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से आगे ग्रोथ के रास्ते खुलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बजट हाईलाइटेड था, और ये जो इसमें हमने जो करंट अफेयर्स में जो बजट है ये भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम चीज तो देख ही लिए, तो इसमें और जो चीज एक्स्ट्रा मिलती है उसको देख लेते हैं। ये भी हम लोग देख लिए, 7 IIT और IIM वगैरह देख ही लिया हम लोगों ने। ये भी हो गया, PM श्री बजट आवंटन, नारी शक्ति भी देख लिया। ठीक है, और ये भी हो ही गया। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है तो इसमें देख लेते हैं, बाकी श्रम बल भागीदारी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, सेम ही चीज है। मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, हरित ऊर्जा, और प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इसमें है कि ये थोड़ा देख लेते हैं, 50 वर्ष, ये भी हो गया बुनियादी ढांचा, रेलवे, विमानन क्षेत्र, ये भी बता ही दिया कि 149 हो गए थे विमान हवाई अड्डे। निवेश हमारा 596 बिलियन डॉलर रहा, और विगत 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना बढ़ा है, और रिटर्न करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपए तक का बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया गया है। और ये सब तो अप्रत्यक्ष कर में आपको देखा जाएगा तो GST दुगना हुआ है, GST का संग्रह जो है वो भी हमारा बढ़ा है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, 1.66 लाख करोड़। फिर जो है ये राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, अच्छा बताओ इफेक्टिव तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो बता सकता है? व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, बताइए। सर बोरोइंग्स, सर फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स इज फिस्कल डेफिसिट, सर सर सही बोल। जितना रिसिप्ट आ रहा है सर उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। जितना रिसिप्ट में आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा करेंगे तो वो कहाँ से पाटेंगे? लोन से। लोन से, यह बोरोइंग। सब बेच के। हाँ, गुड। तो बोरोविंग्स होती है, ठीक है। उसी में प्राइमरी डेफिसिट भी होता है, आपका जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है। तो जो आप ये देख रहे हो, सर जो प्राइमरी डेफिसिट है सर उसमें मतलब जो हम लोग देते हैं पुराने लोन का चुकाने का उसको हटा के, वही है ना सर प्राइमरी डेफिसिट। तो आप जो फिजिकल डेफिसिट है ना उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट है तो इसमें हम जो पुराना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे उसको घटा दो, तो हमारा इस साल का घाटा कितना है ये पता चल जाता है, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो तो पुराने साल के पैसे का कर रहा है, पुराना साल का जो लोन लिए थे, ठीक है। और उसी तरह तुम्हारा ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग ये कुछ आंकड़ा है जो आपको याद रखना है कि 5.1% फिजिकल डेफिसिट का अनुमान है, और तुम्हारा 2% जो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट का अनुमान है, और फिर जो है प्राथमिक घाटा जो है वो है 1.5%, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो है 0.8%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो, रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है, अच्छा एक बात बताओ, जो अनुदान होता है ग्रांट, वो किस में आता है? सर ये रेवेन्यू में आता है। एक्सपेंडिचर में। उस अनुदान में से कुछ पैसा राज्य की सरकारें किस में खर्चा करती हैं? रोड बनाने में, कैपिटल में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो वो ग्रांट ग्रांट अनुदान का वो पैसा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया गया, जब रिवेन्यू डेफिसिट में से वो घटा दोगे तो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। कर प्राप्तियों का रुझान देखिए तो ये बढ़ा है, 11.7% GDP का हुआ है। प्रत्यक्ष कर ज्यादा बढ़ा है 6.7, अप्रत्यक्ष कर 4.9। देखिए ये बजट वाला सिस्टम है इसलिए मैंने और दूसरा न्यूज इसके साथ नहीं लिया, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि बजट से 3-4 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में, और जो इकोनॉमिक सेक्शन होता है वो भी बजट से ही आता है। तो बजट तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए आराम से, और इसमें जो भी चीजें हैं उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए
थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग देख ही लिए। शीर्ष 3 कर राजस्व, सबसे पहले इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स। सब्सिडी में देख लो, जो हम लोग वहां नहीं देखे थे। सब्सिडी में देखो दिखा रहा है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा सब्सिडी किसको गई है। सबसे ज्यादा सब्सिडी जो है खाद्य एवं उर्वरक पर गई है, मतलब सबसे ज्यादा खाद्य पर गई है, फिर उर्वरक पर गई है। एक चीज देखिएगा, सब्सिडी इन्होंने घटाई है। पहले 4,40,000 करोड़ की सब्सिडी थी, जिसको घटाकर 4,09,722 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो सब्सिडी घटी है इसमें। ठीक, केंद्र सरकार के व्यय में देखोगे तो पेंशन में सब में खर्चा हो रहा है 2,39,000 करोड़, और इसके बाद जो तुम्हारा रक्षा में खर्चा हो रहा है 4,54,000 करोड़, सब्सिडी में 3,81,000, उसमें 3 इंपॉर्टेंट है, खाना और तुम्हारा उर्वरक और पेट्रोलियम, और कृषि और संबद्ध कार्यों में 1,46,000, शिक्षा में 1,24,000, ऊर्जा में। तो ये तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि हमारे देश का पैसा खर्चा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट चाहिए था इसमें न्यूज, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग गुप्तेश्वर वैन कल देखा जाएगा। उसके बाद की न्यूज छोटी छोटी, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको आराम से पढ़िएगा, और ये आपको बहुत फायदा देगा आपके GS3 के मेंस के क्वेश्चन में, और प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा, और एक ओवरव्यू देगा। बजट को थोड़ा दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम लगता है, लगने दो, लेकिन दिमाग में बैठाओ, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। ठीक है, चलो फिर आज क्लास यहीं तक, बाय बाय, नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते।